अब हम अपने ट्यूटोरियल के अंतिम फेज में हैं और यह ट्यूटोरियल शेष ट्यूटोरियल क्लेफ्ट-गॉर्डन कोएफिशिएंट और विग्नर-इकर्ट थ्योरम पर अधिक केंद्रित होंगे और तो वहाँ फिर से 5 प्रॉब्लम्स का सेट होगा और इस ट्यूटोरियल में आप करेंगे। मैं आपको केवल एक रूपरेखा दूंगा और आप केवल अंतराल को भर सकते हैं और प्रत्येक चरण को हल करेंगे क्योंकि कक्षा में क्लेफ्ट-गॉर्डन कोएफिशिएंट पर चर्चा की गई है और विग्नर-इकर्ट थ्योरम निम्नलिखित होगा। निम्नलिखित व्याख्यानों में आप देखेंगे कि कैसे विग्नर-इकर्ट थ्योरम का उपयोग किया जा सकता है और ये 2 ट्यूटोरियल वास्तव में आपको बताएंगे ऑपरेटर को ऊपर उठाना और कम करना कितना शक्तिशाली है और इनका उपयोग क्लेफ्ट-गॉर्डन कोएफिशिएंट प्राप्त करने के लिए कैसे किया जा सकता है। और अब हम पहले ट्यूटोरियल से शुरुआत करते हैं। इस ट्यूटोरियल की समस्या तथा जैसा कि आप पहले ही देख चुके हैं आपकी नियमित कक्षा में कि स्पिन के कणों के एक सिस्टम के लिए एंगुलर मोमेंटम का एक आधा और आधा क्लेफ्ट-गॉर्डन कोएफिशिएंट है। यह कैसे प्राप्त किया जा सकता है? आधे और आधे के लिए आपके पास पूर्ण क्रॉस 4 मैट्रिक्स था जो आपको प्राप्त करना है और यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं तो इस आधे की कक्षा में चर्चा हो चुकी है, ठीक है। और वास्तव में इसी तरह से आप गणना कर सकते हैं पहली प्रॉब्लम की, यानी आपको गणना करनी होगी आधा क्रॉस की जब j1 बराबर है 1 के और j2 आधे के बराबर है। इसलिए जब j1 1 के बराबर है तो m मान सकते हैं, m1 मान ले सकते हैं, 1 0 और -1 और m2 का मान आधा और माइनस आधा ले सकते हैं और आप देखेंगे कैसे। एक बार जब आप समझ ले कि कैसे आगे बढ़ना है तो इन क्लेफ्ट-गॉर्डन कोएफिशिएंट की गणना करना आसान है। तो कुछ टर्म्स जिनका आप केवल ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन द्वारा मूल्यांकन कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं j1 1 है, j2 हाफ है, फिर कैपिटल J या j1 माइनस j2 से j1 प्लस j2 तक वैल्यू लेता है। तो इस मामले में हमारा j हाफ और 3/2 का वैल्यू ले सकता है। सहमत? और कैपिटल M का वैल्यू क्या होगा? कैपिटल M भी वैल्यू लेगा M1 माइनस M2 से 2M1 प्लस M2 तक, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो आपके पास है आप यह लिख रहे हैं एक कपल्ड और अनकपल्ड बेसिस के टर्म्स में कोएफिशिएंट, इसलिए जब आप गणना कर रहे हैं तो चलिए अनकपल्ड बेसिस पहले लिखते हैं। तो सिस्टम की स्टेट j1 और j2 के अनुरूप है, यानी j1 के रूप में 1 और j2 हाफ के रूप में है। हम क्या प्राप्त करते हैं? हम सिस्टम की स्टेट को कैसे लिखते हैं? j1 j2 m1 m2। और कृपया ध्यान दें कि इस स्टेट को दर्शाने के विभिन्न तरीके हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि लोग इसे j1 m1 j2 m2 के रूप में लिखते हैं। आपका ऑर्डर इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको यह याद रखने की आवश्यकता है कि आप जो भी लिख रहे हैं, वह जो भी रूप या आप जो भी ऑर्डर लिख रहे हैं, आपको उस ऑर्डर पर टिके रहना है। तो j1 j2 m1 m2 है अनकपल्ड स्टेट, इसलिए यह एक अनकपल्ड स्टेट या अनकपल्ड बेसिस है और अनकपल्ड बेसिस एक रेड्यूसिबल स्टेट है, या यह इसे कहा जा सकता है एक रेड्यूसिबल स्टेट, तथा इस J के अनुरूप स्टेट को लिखा जा सकता है J
हाफ है और 3/2 को लिखा जा सकता है। जे J1 J2 JM। इसलिए अपने व्याख्यान में आपने देखा कि इसे एक कर्व्ड ब्रैकेट से निरूपित किया जाता है, ठीक है? तो यह है या एंगुलर ब्रैकेट, इसलिए यह है, तथा एक कपल्ड बेसिस या कपल्ड स्टेट, और यह कपल्ड स्टेट या कपल्ड बेसिस, इरिड्यूसिबल बेसिस या इरिड्यूसिबल स्टेट्स हैं, ठीक है? और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए हम इन दो बेसिस की डायमेंशनलिटी की जांच करें कि क्या वे डायमेंशनली सही या बराबर हैं, ठीक है? तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ J1 के लिए कि वो बराबर है J1 क्रॉस के। तो मुझे लिखने दो 1 या J1 क्रॉस J2 और कुछ नहीं, 1 क्रॉस हाफ है। हम इसी का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो 1 क्रॉस हाफ के लिए क्या होगा? J1 के लिए डायमेंशन वो 1 के बराबर है, डायमेंशन 3 होगा, और J2 हाफ के बराबर है और इसके लिए डायमेंशन कुछ और नहीं 6 होगा। उसी प्रकार मैं J के लिए डायमेंशनलिटी का पता लगाऊंगा जब J हाफ है और जब J 3/2 है। इसलिए जब J हाफ होगा, डायमेंशनलिटी होगी J की 2, और जब J 3/2 है, डायमेंशनलिटी है 4। तो यह और कुछ नहीं है, तो 2 + 4 यानी वह 6 है। तो डायमेंशनली आप देख सकते हैं कि दो डायमेंशंस मेल खा रहे हैं। तो सामान्य रूप से यदि मैं कपल्ड और अनकपल्ड बेसिस की डायमेंशनलिटी लिखना चाहता हूं, तो डायमेंशनलिटी या डायमेंशन को 2 है J1 + 1 इंटू 2 J2 + 1 इसी तरह लिख सकते हैं। तो यह एक होगा प्रोडक्ट, ठीक है, लेकिन यह एक टेंसोरियल प्रोडक्ट है। याद रखें कि यह प्रत्यक्ष प्रोडक्ट नहीं है, ये एक टेंसर प्रोडक्ट है। तो टेंसर प्रोडक्ट इसके बराबर है यह योग J से प्रत्यक्ष योग बराबर है J1 - J2 के से लेकर J1 + J2 के, जो 2J + 1 है। हमने यही किया है इस उदाहरण में। J1 क्रॉस J2 J के बराबर है, इसलिए मैं वास्तव में इसे इस फॉर्म में फिर से लिख सकता हूँ। यहाँ मेरा मतलब है J1 J2 बराबर है प्रत्यक्ष योग J1 के। J1 जा रहा है J से, J1 - J2 से, J1 + J2 माफ करें, यह वहां नहीं होगा क्योंकि आपको मॉड लेने की जरूरत नहीं है जब आप सिर्फ योग ले रहे हैं, जबकि अंतर तो 2J + 1। यह आपको याद रखने की जरूरत है। यह पहला स्टेप है जिसमें आप वास्तव में समझ पाएंगे कि आप रेड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल स्टेट्स की कैसे तुलना कर सकते हैं। तो आपको यह विचार होना चाहिए कि ये डायमेंशनली कैसे मेल खाते हैं, ठीक है? तो अनकपल्ड बेसिस हैं रिड्यूसिबल बेसिस या रिड्यूसिबल स्टेट्स, और कपल्ड बेसिस इरिड्यूसिबल स्टेट्स हैं। इसलिए इसके साथ अब आपको एक स्टेप आगे जाने की जरूरत है।
ठीक है, इससे पहले कि हम टेबल पर जाएं या जिसे आप कहते हैं क्लेब्स गॉर्डन कोएफिशिएंट या सीजी कोएफिशिएंट टेबल, आप एक टेबल तैयार करते हैं और वह कोएफिशिएंट लिखते हैं जो समझने और देखने में अधिक सुविधाजनक है। तो इससे पहले कि हम टेबल पर जाएं, मैं आपको बता दूं कुछ जगहों पर J1 और J2 स्टेट में दबा दिए गए हैं तथा हम इसे J, M के रूप में कपल्ड स्टेट के लिए तथा अनकपल्ड स्टेट के लिए M1 M2 लिखते हैं। इन स्टेट्स का प्रतिनिधित्व इस प्रकार किया जाता है, इसलिए मैं लिखता हूँ J M M1 M2। और अगर मैं लेता हूँ इसका उल्टा, यानी मैं यह दूसरे तरह से करता हूँ, यह और कुछ नहीं बल्कि इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। लेकिन अगर आपके कोएफिशिएंट्स रियल हैं तो कोई बदलाव नहीं होगा, इसलिए वे बराबर हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ साथ यह संख्या जो आप प्राप्त करते हैं एक ही है। तो आप देखेंगे कि यह टेबल कैसे तैयार की जाती है और कैसे कोई वास्तव में ब्लॉक डायगोनल रूप में खूबसूरती से इसे लिख सकता है। तो चलिए टेबल पार्ट के पास चलते हैं। तो इस टेबल पार्ट में प्राप्त करने के लिए यह वह पॉइंट है जिसे आपको सीजी कोएफिशिएंट्स प्राप्त करने के लिए याद रखना चाहिए। हम क्या करेंगे कि हमें इसकी आवश्यकता होगी या हम लैडर ऑपरेटर का उपयोग करेंगे ताकि आप बस याद करें J- या J+। जब एक स्टेट पर ऑपरेटेड किया जाता है, कहिए J, M कहें, यह आपको देगा C- या प्लस। यह सीजी कोएफिशिएंट है जो कि आप प्राप्त करेंगे। और अब आप वास्तव में जानते हैं कि इन सीजी कोएफिशिएंट को कैसे प्राप्त किया जाए, J- या प्लस। ठीक इसी तरह अगर लैडर ऑपरेटर M1 M2 पर ऑपरेटेड होता है, इसलिए जब मैं यह करता हूँ J1 प्लस J2 M1 M2, तो एक बार यह M1 पर और दूसरी बार M2 पर ऑपरेट करेगा तो मेरे पास C1 होगा। प्लस माइनस, तो यह प्लस और माइनस कंपोनेंट के लिए समान होगा जिसका हम उपयोग करेंगे और मैं आपको एक उदाहरण दिखाऊंगा और फिर शेष अंतराल आप भर सकते हैं। तो C1 मुझे देगा M1 प्लस माइनस M1 M2 प्लस C2 प्लस माइनस M1 M2 प्लस माइनस। तो स्टेट या तो कम किया जाएगा या इसे बढ़ाया जाएगा एक के फैक्टर से। आप किस ऑपरेटर पर काम कर रहे हैं ये उस पर निर्भर करता है। J प्लस स्टेट को एक से ऊपर बढ़ाएगा, J माइनस स्टेट को कम करेगा, यानी M/-1। तो इसके साथ अब आप कर सकते हैं, मैं एक टेबल बनाऊंगा तो हम इस पेज पर कुछ काम करेंगे। लेकिन जब मैं इस टेबल को तैयार करता हूँ, मैं यहाँ जो कर सकता हूँ कि मेरे पास होगा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सीजी कोएफिशिएंट्स लिखूंगा। तो यह होगा M1 M2। तो ये रिड्यूसिबल स्टेट्स हैं और Jm इरेड्यूसिबल स्टेट्स हैं। ठीक है, और इन स्टेट्स के अनुरूप हमें अनुरूप कोएफिशिएंट्स लिखना होगा। तो जैसा कि हमने देखा है पहले, जैसे J1 1 है और J2 हाफ है, तो J वैल्यू ले सकता है हाफ और 3/2 या 3/2 और हाफ जो कुछ भी है। इसी तरह M1 M2 अगर मैं उन्हें स्टेट्स के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ तथा M यहाँ वैल्यू ले सकता हूँ, M वैल्यू ले सकता हूँ 3/2 हाफ माइनस हाफ और -3/2। तो 3/2 के दो स्टेट्स होंगे
3/2 और -3/2 हाफ मुझे 1 और -1/2 स्टेट्स देगा। इसी तरह M1 M2 के लिए आपके पास विभिन्न स्टेट्स हो सकते हैं। तो यह मुझे लिखने दो। अनकप्लग्ड स्टेट के लिए मेरे पास यह होगा। मैं इसे 3/2 के रूप में लिख सकता हूँ। 3/2। तो हम क्या करेंगे कि हम इन स्टेट्स को M के घटते क्रम में लिखेंगे। तो 3/2 3/2 पहला टर्म होगा कॉलम में और अगला 3/2 हाफ होगा। फिर आता है हाफ, फिर आता है हाफ माइनस हाफ, फिर हाफ, 3/2 और हाफ माइनस हाफ और -3/2 माफ कीजिए 3/2 और -3/2। तो M का घटता क्रम 3/2 हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ -3/2। तो आपके पास हो सकते हैं 6 ऐसे कॉम्बिनेशन। इसी तरह J1 और J2 के लिए मेरा मतलब है M1 और M2 हमारे पास कॉम्बिनेशन होंगे, इसलिए M1 M2। मुझे इसे यहाँ फिर से लिखने दें। तो M1 और M2 मेरे पास होगा। M1 वैल्यू ले सकता है 1 0 और -1। M2 वैल्यू ले सकता है 1 और -1/2। तो यह 1 होगा। 1 हाफ यह हाईएस्ट स्टेट है जो प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा 0 और हाफ होगा, फिर तीसरा 1 और -1/2 होगा, फिर चौथा आप होगा -1 हाफ, या आपके पास 0 और -1/2 हो सकता है, या आपके पास हो सकता है -3/2। माफ करना -1 -1/2। तो वह मुझे देगा -3। तो मैंने यहाँ जो कुछ भी लिखा है वह बहुत ही बेढंगा लगता है, इसलिए जब मैं इसे टेबल के रूप में लिखता हूँ तो यह बहुत स्पष्ट है, बहुत साफ है और बहुत समझ में आता है। यही कारण है कि मैंने यहाँ दिखाया कि जब आप स्टेट लिखते हैं तो इस तरह से इवैल्यूएट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अब जब आप इसे देखते हैं और टेबल के रूप में फिर से लिखते हैं तो यहाँ मैं लिखता हूँ पहला स्टेट हाईएस्ट स्टेट। तो मेरे पास एक 0 और हाफ है, तब मेरे पास है माइनस, इसलिए मैं घटते हुए M1 और -1/2 के क्रम में लिखूंगा। इसलिए ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप इन स्टेट्स का समूह बना सकते हैं। तो यहाँ मेरा इरादा है इन स्टेट्स को समूहित करने के लिए M के घटते क्रम के टर्म्स में। ठीक है, और आप 1 मिनट में समझ जाएंगे कि यह चुनाव क्यों किया जा रहा है। तो यह 3/2 3/2 यह हाईएस्ट स्टेट है, तब मेरे पास 3/2 हाफ है, तो मेरे पास हाफ हाफ होगा, तब मेरे पास होगा हाफ माइनस हाफ, और फिर मेरे पास होगा 3/2 माइनस हाफ, फिर मेरे पास होगा 3/2 -3/2। तो यह सबसे कम संभव स्टेट है, यह हाईएस्ट संभव स्टेट है। लोएस्ट संभव स्टेट मेरे पास अधिकतम M वैल्यू हो सकती है 3/2, और यहाँ आप अधिकतम M वैल्यू देख सकते हैं जो कि M1 + M2 3/2 है। यहाँ अधिकतम M वैल्यू है हाफ, और यह भी मुझे हाफ देगा। तो यहाँ M 3/2 है, यहाँ M है हाफ, यहाँ M माइनस है, तो यह मुझे देगा मेरे पास यहाँ 1 प्लस है, क्योंकि नहीं तो मुझे मिनट हाफ नहीं मिलेगा, ये दोहराए जाएंगे। तो यहाँ यह मुझे देगा -1/2, क्योंकि -1 + हाफ मुझे -1/2 देगा, यह भी -1/2 होगा। और आखिरी वाला है सबसे लोएस्ट स्टेट जो -3/2 है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ने के लिए अगला स्टेप यह होगा कि आपके पास होगा पहला टर्म। ठीक है, तो इसका सीधा सा उत्तर है, हम जानते हैं कि इसका CG कोएफिशिएंट 1 होगा, क्योंकि आपका कैपिटल
m या m1 प्लस m2 है और यही एकमात्र संभव स्टेट है और यही स्टेट इस अंतिम टर्म के लिए भी सही है, लोएस्ट संभव स्टेट। तो ये दो कॉर्नर और यहाँ संबंधित टर्म्स आप कर चुके हैं। यहाँ यह 3/2 का कॉम्बिनेशन होना संभव नहीं है, कहीं भी तो आपके पास 0 0 0 0 होगा। उसी तरह मेरे पास नहीं होगा इनमें 3/2, तो मेरे पास होगा 0 0 0 0 और 0। अब इस हाफ स्टेट के अनुरूप दो संभावनाएं हैं, तो मुझे इसे ए के रूप में कहने दें और यह बी है और इनका होना संभव नहीं है। इसी तरह मेरे पास इन दो स्टेट्स के साथ हाफ हो सकता है, तो मुझे इसे सी कहने दें। यह डी के रूप में है, इसलिए बाकी शेष फिर से 0 होगा। यहाँ एक माइनस हाफ है, इसलिए ये सभी 0 हैं। यहाँ भी ये 0 होंगे, ये सब 0 होंगे। लेकिन यहाँ माइनस हाफ दो संभावनाएं हैं, इसलिए मेरे पास हो सकता है ए प्राइम बी प्राइम। यहाँ मेरे पास एक सी प्राइम डी प्राइम हो सकता है। तो यह वह टेबल है जिसका उपयोग करके हमने तैयार किया है लैडर ऑपरेटर और ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन। आप इन बॉक्सेस का मूल्यांकन कर सकते हैं, यानी ये मैट्रिसेस या इन मैट्रिसेस के एलिमेंट्स जो कि ए बी सी डी हैं, ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम और डी प्राइम है। आपने इसे हाफ क्रॉस हाफ के लिए देखा है, उसी तरह हम इसे इस टेबल में करने जा रहे हैं। हम भरने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम कुछ भी करें, आइए हम यहाँ देखें कि यह ए एक क्रॉस एक है। बहुत साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि टेबल असल में संकुचित और साथ ही फैली भी हो सकती है। यह 2x2 है, इसलिए आपके पास एक ब्लॉक डायगोनल रूप में 1x1 2x2 है। यहाँ आपके पास फिर से 2x2 है और यहाँ आपके पास 1x1 है, इसलिए यह एक मैट्रिक्स है। 1 + 2 + 2 + 1, तो यह एक 6x6 मैट्रिक्स है। और अब आप समझते हैं कि आप पहले टेबल लिख सकते हैं और फिर इन टर्म्स का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। इसलिए इवैल्यूएशन भाग पर वापस आ रहे हैं। पहला टर्म हमने यहाँ देखा है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि पहला टर्म यानी 3/2 है, जो कि अनकप्लड बेसिस कपल्ड बेसिस है और आप इसे अनकप्लड बेसिस के रूप में लिख सकते हैं। सही, तो हमारे पास यही है। यह टेबल में से एक है जिसे मैं इसे लिख सकता हूँ। सहमत? सही करिएगा अब, जिससे इन स्टेट्स को 3 हाफ लिख सकूं। मैं इसे हाफ 3/2 और हाफ को ए टाइम्स यह प्लस बी टाइम्स के रूप में लिख सकता हूँ। सहमत? तो मुझे इसे लिखने दो। तो 3/2 हाफ को लिखा गया है ए टाइम्स 0 हाफ प्लस बी टाइम्स 1 माइनस हाफ। अब इस स्टेट से इस स्टेट में आने के लिए अब हम सहमत हैं कि हम यहाँ क्या करेंगे कि हम एक लैडर ऑपरेटर लागू करते हैं, एक लैडर ऑपरेशन करते हैं। इसलिए जब आप जे माइनस पर लैडर ऑपरेटर लगाते हैं, यानी इस पर जे माइनस, आप प्राप्त करेंगे सी जी कोएफिशिएंट सी माइनस और यह स्टेट इससे कम हो जाएगी, यानी m-1 हो जाएगी। जब आप अपना जे माइनस यहाँ लगा रहे हो, आपका जे माइनस यहाँ है, आपको लगाना होगा जे1 माइनस प्लस जे2 माइनस। यही आप इस स्टेप में करने जा रहे हैं। तो जब आप यह टर्म करते हैं, इसे जांचना बहुत आसान है। ठीक है, यह जांचना बहुत आसान है क्योंकि आप आसानी से इसका कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं, जो आएगा 3h×2 और हाफ। ठीक है, और इसी तरह आपको इक्वेशन के इस भाग की गणना करने की आवश्यकता है और यह आता है 0 हाफ
प्लस h क्रॉस एक माइनस हाफ। ठीक है, मैं सच में बहुत धीरे बढ़ रहा हूँ ताकि आप कहीं अटके नहीं और फिर बाद में आप असल में चीजें बहुत जल्दी कर सकते हैं, सच में बहुत अधिक स्मार्ट तरीके से। तो इससे वास्तव में आप a और b की वैल्यू पढ़ सकते हैं। तो जब आप इस हाफ को यहाँ लेते हैं और h क्रॉस को कैंसिल करते हैं, आप प्राप्त करते हैं a की वैल्यू। तो मुझे a की वैल्यू लिखने दें आपके लिए। तो यह हो जाता है 3/2 3/2 के स्क्वायर रूट में, और यह हो जाता है 1/√3। ठीक है, अब उपयोग कर रहे हैं ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन का। आप c और d का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो उपयोग करें ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। यह जांच करना बहुत आसान है कि हम ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन का उपयोग क्यों कर रहे हैं। जब आप इसे ऑपरेट करते हैं किसी भी अन्य क्वांटिटीज पर एक माइनस हाफ या शून्य और हाफ, तब आप प्राप्त करेंगे वैल्यू c और d, क्योंकि फिर से आप करेंगे या आप इसे 3/2 हाफ और हाफ रख सकते हैं। जब आप ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन का उपयोग करते हैं और इन दो इक्वेशंस का उपयोग करें तो आप c और d इवैल्यूएट करने में सक्षम होंगे। इसलिए मैं इस भाग में c और d इवैल्यूएट करने के लिए आप सभी पर छोड़ता हूँ। इसी तरह हमारे पास होगा, हम प्राप्त कर सकते हैं a प्राइम, b प्राइम, c प्राइम और d प्राइम। तो ये सब अपने आप करने के लिए हैं। इन प्रॉब्लम को अपने आप करें। ठीक है, इसलिए यह मुझे लगता है कि आप करने में सक्षम होंगे। प्रॉब्लम के इस हिस्से को अब फिर से आप बोर हो सकते हैं, लेकिन यह बेहद महत्वपूर्ण है अगली प्रॉब्लम पर जाने के लिए, क्योंकि अगली प्रॉब्लम में J1 है एक और J2 भी एक है। तो यहाँ डायमेंशनलिटी बढ़ गई है, यानी आप एक बार बड़े और बड़े मैट्रिक्स में जा रहे हैं। एक बार जब आप 4x4 के साथ व्यवस्थित हो जाएंगे, आप कर सकते हैं इस 6x6 को। तो आप एक स्टेप आगे जा रहे हैं जहां आपके पास 9x9 मैट्रिक्स हैं। तो जब J1 बराबर है 1, J2 के बराबर है 1 के, आपकी कैपिटल J वैल्यू ले सकती है और 0, 1 और 2। ठीक है, और यहाँ फिर से आप देखेंगे कि कैसे आपका M1 M2 है, तो आपका M1 वैल्यू 1 0 -1 लेगा, M2 का वैल्यू 1 0 -1 होगा और इसी तरह यह फिर से होगा। आप इसे बड़े स्पष्ट तरीके से हल कर सकते हैं और आप असल में प्राप्त करते हैं एक 9x9 मैट्रिक्स। फिर से आप पिछले प्रश्न से अनुमान लगाएं कि यह 1x1 के रूप में होगा। ब्लॉक डायगोनल रूप 1x1, 2x2, 3x3 और 1x1 होगा। तो 1 + 2 + 3 + 2 + 1, तो यह एक 9x9 मैट्रिक्स होगा। और एक और बात यहाँ ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण है कि आप असल में मैट्रिक्स के इस हिस्से की गणना कर सकते हैं जहां आप लेंगे m, केवल पॉजिटिव m लीजिए, पॉजिटिव m वैल्यू और नेगेटिव m वैल्यू। या वे पॉजिटिव m वैल्यूज के समान ही परिणाम देंगे। इसे ठीक से याद रखें कि नेगेटिव m वैल्यूज पॉजिटिव m वैल्यूज के समान परिणाम देंगे। तो आप असल में यह अपने आप कर सकते हैं। ठीक है,